हेलो, वेलकम टू निदान हिंदी साहित्य चैनल। आइए फिर स्वागत करते हैं आज का वीडियो। आज की क्लास नंबर 7 है और आज फिर लेके आया हूँ आपके लिए 50 क्वेश्चन। ठीक है, यूनिट 1 है, जैसे कि यूजीसी नेट दिसंबर 2026 का हमारा टारगेट है। पहला यूनिट हिंदी भाषा और उसका विकास, और ये यूनिट वाइज एमसीक्यू सीरीज है, तो 10 यूनिट तक ऐसे ही क्वेश्चन आते रहेंगे और क्वेश्चन की कोई लिमिट है नहीं। जहाँ तक क्वेश्चन बन सकते हैं मैं बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम को बहुत टाइम है, तो जितने बन सकते हैं उतने बनाएंगे। और एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन के लिए जितने उपयोगी है, मतलब जितने जल्दी ख़त्म हो सकते हैं बस उतने ही रखेंगे, है ना, ताकि जब एग्ज़ाम नज़दीक होगी उस टाइम पे आपको एमसीक्यू लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। अभी आप लगा रहे हो, ठीक है, आपको क्वेश्चन समझने में काफ़ी हेल्प होगी, अभी लगाओगे समझ में भी आएगा, लेकिन रिवीजन के टाइम पे जब एग्ज़ाम नज़दीक होती है तब रिवीजन के टाइम पे आपको ज़रूरत होती है कि काफ़ी रिवीजन हो जाए अच्छे से। तो शॉर्ट नोट्स तो आप रिवाइज कर लोगे, लेकिन क्वेश्चन क्वेश्चन चाहिए होते हैं ना। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको एमसी मतलब टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर पाते हो, है ना, ऑफर नहीं कर पाते, तो उनके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है ये वीडियो, ठीक है। और उसके बाद भी जब एग्ज़ाम नज़दीक होगा तो स्पेशल टेस्ट सीरीज मिक्स क्वेश्चन वाली लेकर आऊँगा आपके लिए, ठीक है ना। टेस्ट सीरीज भी चलेगी एकदम फ्री, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, ठीक है। कल हमने 102, आज 101 में ख़त्म कर दिया था कल, तो आज 102 से शुरू करते हैं, ठीक है। इनमें से कौन सी बोली इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है, ठीक है। ऑप्शन ए भोजपुरी नहीं आती, मैथिली नहीं आती, छत्तीसगढ़ी नहीं आती है, मगही नहीं आती। आपको बताना बिहारी हिंदी के अंतर्गत नहीं आने वाली बोली। बिहारी हिंदी कहाँ से निकली है, कौन से अपभ्रंश से? मागधी। मागधी अपभ्रंश से और कौन सी निकली है? सिर्फ यही तो नहीं है ना। मागधी अपभ्रंश से और कौन सी निकली है? सिर्फ बिहारी हिंदी नहीं है, जैसे कि बांग्ला है, उड़िया है, असमिया है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़ी। ये कहाँ से है छत्तीसगढ़ी? पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी कहाँ से निकली है? अर्धमागधी से निकली है ना, अर्धमागधी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मिलान करने वाले क्वेश्चन है। निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सम्मिलित कीजिए, ठीक है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करना है। एक तरफ बोलिए, एक तरफ क्षेत्र है। पश्चिम पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी, भोजपुरी और मगही, गढ़वाल, पटना, शिमला, गाजीपुर और बिलासपुर। ऑप्शन ए बी सी डी उत्तर देना है। देखो, पश्चिम पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी, इनको छोड़ते हैं ना, ये डाउट डाल लेंगे हमें क्वेश्चन में, लेकिन दो ऑप्शन ऐसे हैं जो डाउट नहीं दे सकते। भोजपुरी पटना में बोली जाती है। नहीं, गाजीपुर में बोली जाती है। मगही पटना में बोली जाती है।
ठीक है। मध्यवर्ती पहाड़ी शिमला आ जाएगा। ऑप्शन ए गढ़वाल हो जाएगा। नहीं, इसमें तो गड़बड़ हो रहा है ना, ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है। ये आ रहा है लेकिन फिर आगे जाके गड़बड़ हो रहा है। तो ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है। पश्चिम पहाड़ी मतलब शिमला, मध्यवर्ती पहाड़ी मतलब गढ़वाल क्षेत्र। ठीक है। भोजपुरी का गाजीपुर आ जाएगा और मगही पटना में। क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, मगही पश्चिमी हिंदी की नहीं है। सबको बताइए शोर से नहीं कहा है। शोर से नहीं, अपभ्रंश से आई है। ठीक है। तो अभी पीछे बात की हमने मगही। ठीक है। मगही बिहारी हिंदी की है। क्वेश्चन नंबर 5, खड़ी बोली शब्द का प्रयोग। ऑप्शन ए साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में होता है। दूसरा कथन, दिल्ली मेरठ के आसपास के लोक बोली के अर्थ में होता है। खड़ी बोली का उद्भव शोरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। खड़ी बोली में लोक साहित्य बिल्कुल नहीं है। कूट, सत्य कथन बताना आपको, मतलब क्या क्या है खड़ी बोली के संबंध में सत्य। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, लोक साहित्य नहीं है ना, लोक साहित्य नहीं है। क्यों नहीं है? खड़ी बोली में बहुत सारे लोक साहित्य लिखे गए हैं। ये तो गलत हुआ ना। अब जब ये चौथा गलत है, ऐसा ऑप्शन ढूंढिए जहां पर चौथा है। जो चौथा है वो हमारा उत्तर हो ही नहीं सकता। यहाँ पे भी चार है, चार है, चार है। देखा, एक गलत करने से हमारे सारे उत्तर मिल गए, मतलब हमारा सही उत्तर मिल गया। 1 2 3 सही है ना। ये साहित्यिक खड़ी बोली का अर्थ होता है और मेरठ दिल्ली के आसपास, दिल्ली मेरठ के आसपास का क्षेत्र में बोली जाती है, बोलचाल की भाषा है, लोक बोली है ना। उद्भव में शोरसेनी उत्तरी रूप में हुआ है ना। उत्तरी रूप याद रखना, शोरसेनी का उत्तरी रूप है ये, ना कि जो पूरी भाषा का क्षेत्र विस्तार है वहाँ की। ठीक है। बोलियां और उनके क्षेत्र के बारे में सम्मिलित करना है। खड़ी बोली ब्रज, बागरू और अवधी, बिलासपुर, सुल्तानपुर, आगरा, बिजनौर और करनाल। खड़ी बोली को बिजनौर में दे दो। बिजनौर में शुद्ध खड़ी बोली बोली जाती है, शुद्ध खड़ी बोली है ना बिजनौर में। एक का जो था 2 जगह पे। ठीक है। अवधि के लिए बिलासपुर, बागरू, बागरू के करनाल, करनाल, ब्रज भाषा के लिए आगरा। कौन सा हो रहा है सही? ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। कौन सी जगह थी? सुल्तानपुर थी ना, छोड़ो। एक तरफ फिर से भाषा दे रखी है, एक तरफ रचना। भाषा, कौन सी भाषा में कौन सी रचना सही सुमेलित है, आपको बताना है। सुमेलित करना है मतलब, है ना, मिलान करना है। तो खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी? प्रिय प्रवास। अवहट्ट में लिखी गई है कीर्तिलता, कीर्तिलता। डी का दूसरा, ए का तीसरा। ऐसी
दो जोड़ियाँ सिर्फ एक ही है, तो बी का पहला आ जाएगा। ब्रज भाषा में भंवर गीत लिखे गए हैं और अवधि में लिखा गया है हाँ मधुमालती, अवधि में लिखी है मधुमालती। और प्रबंध चिंतामणि पता है आपको अपभ्रंश में है, सॉरी अपभ्रंश में लिखी है, प्रबंध चिंतामणि अपभ्रंश में लिखी है, ठीक है। मेरुतुंग ने लिखी है, पता होगा आपको। प्रिय प्रवास किसकी है, किसकी है ये कमेंट में बताओ ना, कमेंट भी कर दिया करो है ना, इसमें आपका भी फायदा होगा, मेरा तो होगा ही होगा, है ना। बाकी लाइक वाइक का तो मैं बोलता भी नहीं हूँ किसी को, जिसको अच्छा लगे वो करे, बाकी आपकी मर्जी, है ना। आपकी अच्छाई आपके अंदर है, आपको अच्छा लगता है तो कर सकते हो, बाकी कोई बात नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। शौरसेनी अपभ्रंश से कौन सी भाषा का विकास हुआ है, गुजराती, पंजाबी, मराठी, सिंधी। निहायत ही सरल सवाल है। पंजाबी कहाँ से हुआ है, मराठी तो महाराष्ट्र से हुआ है, सिंधी ब्राचड़ से हुआ है, पेशाची ब्राचड़, ब्राचड़ और पेशाची दोनों एक ही साथ ले लिया गया है। किसने लिया था, हमारे भोलानाथ तिवारी ने, ठीक है। तो पंजाबी और ब्राचड़ पेशाची ये सब एक ही आता है, मतलब सिंधी पेशाची से आई और ब्राचड़, सॉरी पेशाची से पंजाबी आई है और सिंधी से ब्राचड़, सॉरी मतलब ब्राचड़ से सिंधी आई है, उल्टा पुल्टा बोल रहा हूँ। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम लगाना है, ठीक है, इनका क्रम लगाना है सही। जल्दी से दीजिए उत्तर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। सबसे पहले कीर्तिलता, आपको याद होगा ये अपना अवहट्ट भाषा की है ना। भक्तमाल नाभादास की है, अवधि, है ना। चिताई वार्ता अवधि, चित्रावली अवधि। क्वेश्चन नंबर 110, कथन और कारण दिए हुए। पहला कथन है हिंदी अभिव्यक्ति की एक संपूर्ण सशक्त समावेशी बहुलतावादी सांस्कृतिक इकाई है। एक बार फिर से, हिंदी अभिव्यक्ति की एक संपूर्ण और सशक्त सर्वसमावेशी बहुलतावादी सांस्कृतिक इकाई है। कारण, क्योंकि भारत के एक बड़े भूभाग की बोलियों का समूह इसकी शक्ति को बढ़ाता है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, मतलब गलत है। एक गलत है, आर सही है। ए गलत है, आर भी गलत है, मतलब दोनों गलत है। आर और दोनों सही है। अच्छा, यहाँ पर ए सही होगा ना, ए सही आना चाहिए था, आर गलत है, सही है ना ऑप्शन सी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये दोनों सही है।
और अगर व्याख्या की बात करें तो ये व्याख्या भी सही कर रही है ना। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 12, 11 खा गया, चलो कोई नहीं। ईसाई की किस शताब्दी में ईसा की किस शताब्दी में अपभ्रंश का व्यवहार लोक भाषा के अर्थ में होने लगा? ऑप्शन ए, पहली शताब्दी में, छठी शताब्दी में, 9वीं शताब्दी में या 11वीं शताब्दी में? ईसाई की कौन सी शताब्दी में अपभ्रंश का व्यवहार लोक भाषा के रूप में होने लगा था? तो ईसा की 11वीं शताब्दी में अपभ्रंश को लोक भाषा के रूप में व्यवहार के रूप में होने लगा था ना, व्यावहारिक रूप से बोलचाल की भाषा में इसका प्रयोग होने लगा था। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम? पुष्पदंत, अद्धमान, ऑप्शन है पुष्पदंत, अद्धमार, स्वयंभू, हेमचंद। अद्धमान, हेमचंद्र, स्वयंभू, पुष्पदंत। ठीक है, अब बता दीजिए कौन सा सही होगा ना। ABCD देखिए और उत्तर दीजिए। अद्धमान ये 11वीं शताब्दी के हैं, ठीक है, 11वीं सदी के हैं। पुष्पदंत 10वीं के हैं। ये 2 लग रहा होगा आपको ना। ग्यारहवीं है और ये 10वीं है, ठीक है। स्वयंभू 8वीं है, 8वीं सदी के हैं। और हेमचंद्र की बात करें तो ये 12वीं सदी के हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 8वीं सदी पुष्पदंत पहले आएगा, पुष्पदंत नहीं, स्वयंभू पहले आएगा, है ना। स्वयंभू एक जगह पे, ये सी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी, ठीक है। चलो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। डिंगल कवियों की वीर गाथाएं निर्गुणियों निर्गुणियों संतों की वाणियां कृष्ण भक्त या रागानुगा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वेदी भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस रीति काव्य, ये छह छह धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किसका है? ठीक है, ये कह रहा है 6 धाराएं हैं ये अपभ्रंश की। पहली धारा हो गई ये, है ना, डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुण संतों की वाणियां, कृष्ण भक्त या रागानुगा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, इसके बाद राम भक्त या वेदी भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना की पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य। ठीक है, ये 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो ये कथन किसका है बताना आपको? रामचंद्र शुक्ल का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, रामविलास शर्मा या आचार्य राहुल सांकृतानी। आचार्य लगाया जा रहा है, किसका है कथन बताना आपको?
शुक्ल जी का जन्म हुआ था 1884। ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो 1907। रामविलास शर्मा 1927। राहुल सांकृत्यायन 1893। ठीक है, ये इनके जन्म की बात हो गई। क्रम वाले क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, आजकल तो बंद कर रखे हैं उन्होंने, मतलब इतने ज़्यादा नहीं पूछ रहा है, लेकिन फिर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। इसका सही उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है, बताना आपको। क्वेश्चन रिपीट। ओके, तो अवधि का, लेकिन ऑप्शन बदल दिया ना, अवधि का संबंध बिहारी से नहीं है। दोहा, दोहा मूलतः किस भाषा का छंद है? प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, संस्कृत। ये शायद अगर आपको रट गया होगा, अगर नहीं रटा होगा तो रट जाएगा, है ना। ऐसे क्वेश्चन और भी आएंगे, मैं लाऊंगा, है ना, इसको रटा के छोड़ूंगा आपको। तो ये अपभ्रंश का है, तो ये छंद है ना, अपभ्रंश का कहते हैं। इसके साथ ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक कथन है कि जिस तरह से प्राकृत में गाथा या गाथा गाथा या गाता कहने से प्राकृत का बोध होता है, उसी प्रकार दोहा या दुहा, दुहा कहने से अपभ्रंश का बोध होता है। ठीक है, ऐसे कुछ कथन है, मुझे पूरा पूरा कथन याद नहीं आ रहा, लेकिन ये ऐसे कुछ कथन है ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, वो काफ़ी IMP क्वेश्चन होते हैं, महत्वपूर्ण, है ना, इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 16, संदेशड़ऊ संविथरहु हऊ कहणहे असमथ भाण पिय इकित बिलायड़ित बिलाड़ई वेवी समाना हथ। चलो, ये ना अवहट्ट की कुछ पंक्तियां हैं, है ना। तो आपको जिस तरह से समझ में आए समझ लो, है ना, लेकिन आप बोलोगे तो उच्चारण करने में काफ़ी तक कठिनाई आती है ना। आप इस पंक्ति को ध्यान से देख लो, है ना। अगर आपको बोल नहीं पाओगे तो समझ में तो आ जाएगी कि पंक्ति क्या है, तो आप समझकर इस पंक्ति को याद कर लीजिएगा। ठीक है, उपरोक्त दोहा किसका है, बताना आपको। नरपति नाल का है, हेमचंद्र का है, अब्दुल रहमान का है, शरंगधर का है। शरंगधर का है। अपभ्रंश का है ना ये। अपभ्रंश का है, सही उत्तर हो जाएगा अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान का है ना। इसको देख के आप पहचान सकते हो, संदेश रासक का है ना। संदेश राउ, संदेश राउ, है ना, संदेश रासक का है। क्वेश्चन नंबर 17, मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है? उक्ति, व्यक्ति, प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, राउरवेल और वसंत विलास। मैथिली में लिखी पहली पुस्तक मैथिली हिंदी में, तो ये वर्ण रत्नाकर है ना। वर्ण रत्नाकर में मैथिली के शब्द है पाए जाते हैं ना, मतलब मैथिली हिंदी में लिखी गई पहली पुस्तक है ये वर्ण रत्नाकर। जो वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है? ज्योतिश्वरी ठाकुर। ठीक है, ज्योतिश्वरी ठाकुर है। राउरवेल, राउरवेल के रचनाकार कौन है? देवसेन।
चलो इसके बाद ये क्वेश्चन तो आपके लिए छोड़ना ही पड़ेगा ना, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है सॉरी। तो ये उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है, कमेंट में बताओ। क्वेश्चन नंबर 18, हिंदू मग पर पाँव ना रख्यो का बहुते जो हिंदी पाख्यो। हिंदू मग पर पाँव ना रख्यो का बहुते जो हिंदी पाख्यो। ये काव्य पंक्तियां किस बोली में हैं? ब्रज में, भोजपुरी में, अवधी में, बुंदेली में। कौन सी भाषा में है ये? क्यों क्यों अवधी में लग रही है? ठीक है, तो ये अवधी की है, ऑप्शन सी। पश्चिम हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म। पश्चिम हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म। कन्नौजी अवधी, ब्रज बघेली, छत्तीसगढ़ी बागरू, खड़ी बोली बुंदेली। कन्नौजी पश्चिम की है, पूर्व की है ये भी पूर्व की है, ये पश्चिम की है। छत्तीसगढ़ी पूर्व की है, बागरू पश्चिम की है, खड़ी बोली पश्चिम की है, पश्चिम की है, और बुंदेली भी पश्चिम की है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 120, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली बागरू है, बघेली है, ब्रज है और भोजपुरी है। ये पश्चिम की है और ये बिहारी की है। बिहारी कौन सी? मागधी। ठीक है, पश्चिम कौन सी? शोरसेनी। ठीक है, तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? बघेली हो जाएगा ना। ये अर्धमागधी पूर्वी की है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस भाषा को संविधान की 8वीं सूची में, अष्टम सूची में सम्मिलित किया नहीं है, मतलब सम्मिलित नहीं किया है ना? कौन सी है? डोंगरी है, मणिपुरी है, मैथिली है, छत्तीसगढ़ी है। ये तीनों है 8वीं सूची में एड, ये नहीं है ना। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़ी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, पुष्पदंत की प्रबंध रचना कौन सी है? ऋट्ठणेमुचर्यु, ऋणकुमारचर्यु, पाउमचर्यु या भविष्यतः। ये भविष्यतः धनपाल की है, धनपाल की है ना, याद रखना, धनपाल की है। बाकी दो आप ऑप्शन बताओ आप, मतलब 3 बताओ आप। एक तो मैंने बता दिया, इसमें आपको हेल्प हो जाएगी कि एलिमिनेट करना है। ये ऋट्ठणेमुचर्यु ना स्वयंभू की है। स्वयंभू की है ऋट्ठणेमुचर्यु। और पाउमचर्यु भीम की है। बचे कौन सा एक? ऑप्शन बी यणकुमारचर्यु, ये प्रबंध है, प्रबंध रचना है पुष्पदंत की। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन सी बोली आकार बहुल्य नहीं है? आकार बहुल्य नहीं है। आकार बहुल्य नहीं बताना आपको, कौन सी है? खड़ी बोली, ब्रज है, बुंदेली है, कन्नौजी है। आकार बहुल्य नहीं है बताना है ना। खड़ी बोली आकार बहुल्य है, ठीक है, कन्नौजी आकार बहुल्य है, बुंदेली आकार बहुल्य है, तो कौन सी? ब्रज नहीं है। ठीक है, ब्रज नहीं है। एक मिनट, सॉरी, इससे गलती होगी, माफ कीजिएगा। खड़ी बोली आकार बहुल्य नहीं है, बाकी तीनों आकार बहुल्य है। ठीक है, ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए।
लेकिन मुझे अभी भी डाउट है। तो डाउट को दूर किया जाए, थोड़ा सा सब्र किया जाए ना आपकी तरफ से, ताकि मैं स्रोत से पता कर लूँ। अकारांत। ब्रज भाषा उकार बहुला है, ब्रज आएगी ऑप्शन बी सही है ना? सही है, बी सही होगा है ना? ये ब्रज भाषा उकार बहुला है। क्वेश्चन नंबर 24, अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? महाराष्ट्री, राज शोरसेनी, अर्धमागधी और मागधी। अवधि का अर्धमागधी से हुआ है क्योंकि ये पूर्वी हिंदी है। पूर्वी हिंदी याद होगा ना? क्वेश्चन नंबर 125, इसमें से किसको संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? 8वीं सूची में शामिल नहीं है, तो ब्रज भाषा शामिल नहीं है ना? बाकी सब है, असमिया सब है ना? क्वेश्चन नंबर 26, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम, प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम बताइए। आज कोई डिटेल में ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा जल्दी से खत्म कर देते हैं ना। पाली हो जाएगी ना, प्राकृत की पूर्वकालिक पाली। अद्धमान की रचना कौन सी है? प्राकृत, पेंगलम, संदेश रासक, जयचंद प्रकाशक, प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की है ना? प्राकृत पेंगलम किसकी है और जयचंद प्रकाश किसकी है? दोनों बताना आपको कमेंट में। सही उत्तर हो जाएगा संदेश रासक। अब्दुलरहमान उर्फ अब्दुल रहमान ना, भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। ऑप्शन ए कैथलिक, इतावली, जर्मनी और सियो सियोन। कौन सी नहीं है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, सियोन ये चीनी परिवार की है, चीनी परिवार की है। बाकी सब कैथलिक, इतावली और ये सब भारोपीय परिवार की भाषा है। मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ, मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ वर्ण रत्नाकर, कीर्तिलता, चर्यापद या ज्ञानेश्वरी। क्वेश्चन रिपीट हो गया ना, पीछे आ गया है। आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। पूर्व की बात हो रही है ना, याद रखना ये पूर्व। उड़िया, मराठी, बिहारी, बांग्ला, तो मराठी तो पश्चिम में आ जाती है। हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, यह कथन किसका है? गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, ग्यारसन और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। गैरसन ही कहेंगे ना। भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? सबको बताया भाषा की शब्द किस धातु से हुई है ना? पांच धातु से हुई है भाषा। ऑप्शन बी। किसी किसी को नहीं भी पता होता है, लेकिन कॉमन सेंस की बात है ना? भाषा धातु कहाँ से बनता है, इसमें कोई ज़्यादा लोड नहीं लेना है ना, टाइम नहीं मिला इसलिए। अगर आपको टाइम चाहिए तो आप वीडियो पॉज कर लीजिएगा। आज थोड़ा जल्दी से है ना, मैंने बताया था कल कि मुंह में छाले हैं तो उसकी वजह से दिक्कत हो रही है, तो थोड़ी सी लर्न करते हैं और
तुतला जाता हूँ थोड़ा सा, तो इसलिए जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ। ये ठीक हो जाए तो थोड़ा डिटेल में क्लास ले लेंगे। भाषा में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? करताल ध्वनि, रेलवे गाड़ी की झंडी, चिड़िया की आवाज़ें, कहीं और सुनी जाने वाली आवाज़ें। भाषा निम्नलिखित क्या शामिल है, मतलब कह रहा है कि जो हम भाषाएं बोलते हैं, ठीक है, जो हम भाषाएं बोलते हैं उसके अंतर्गत कौन सी ध्वनियाँ शामिल हो सकती है ना, क्या क्या शामिल हो सकता है। जैसे कि हमारी अलग अलग भाषाएं होते हैं, जैसे कि पुराने महाराजाओं के समान ज़माने में आपको याद होगा, ऐसे ही राजा ताली बजाते थे, ठीक है, तो सेवक आ जाता था, फिर तालियां बजाते थे, वो चला जाता था, है ना। कुछ भी मंगवाना होता ताली बजा के मंगवाते थे। तो ये भी एक भाषा हो गई, ये भी एक बोलने का तरीका हो गई। जैसे जो लोग बोल नहीं सकते थे वो इशारों में बातें करते थे, ठीक है, मतलब आजकल भी ऐसे ही होता है, जो बोल नहीं सकते हैं वो इशारों में बातें करते हैं, ठीक है, वो भी एक भाषा हो गई, है ना। और कुछ मनचले आशिक होते हैं, जो आंखों ही आंखों में देख के इशारे करके बात कर लेते हैं, नैनो से नैने बात कर ले, मतलब नैनो से नैनो में बातें हो जाती है। जैसे इसी तरह मनचले आशिकों की संगत में शायद हमारे एक कवि हो गए बिहारी, ठीक है, कवि बिहारी करके, तो उन्होंने इसी मंचलेपन में एक दोहा लिख दिया था, ठीक है। तो कहत नटरत रिजत खिजत हरे पवन में, ऐसे कुछ है, मेरे को पूरा याद नहीं आ रहा है ना अभी फिलहाल में, तो कुछ ऐसे दोहा था। तो इस तरह से बहुत सारी भाषाएं होती है, लेकिन आपको बताना है कि यहाँ पे कौन से शामिल कर सकते हैं, है ना। तो जो भी भाषाविद थे, भाषा के विद्वान थे, उन्होंने कौन सी ध्वनियों को शामिल करना चाहिए, क्या क्या शामिल करना चाहिए, इसके बारे में काफ़ी रिसर्च की, उसके बाद पता लगाया, है ना। तो क्या कहा है, कही और सुनी जाने वाली आवाज़, कही और सुनी जाने वाली आवाज़, जैसे कि हम बातें कर रहे हैं, है ना, कही और समझी जाने वाली बातें भी होनी चाहिए, मतलब जो कहा है वो समझा जाए, है ना, उसी को शामिल किया गया है, ना कि चिड़ियों की आवाज़ को, रेलवे गाड़ी की झंडी या करताल ध्वनि किसी को भी शामिल नहीं किया है। भाषा साधन मानी जाती है, किसकी साधन मानी जाती है? लेन देन की, लेखन की, विचारों के आदान प्रदान की या विश्व व्यवहार की। भाषा किस लिए उपयोग करते हैं हम, भाषा का उपयोग क्या है, ठीक है, भाषा का उपयोग हम करते हैं क्यों, हम बातें क्यों करते हैं, हम अपने विचारों को एक दूसरे के लिए, मतलब एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करने के लिए, विचार, हम अपने विचार बताते हैं और सामने वाले के विचार लेते हैं, इसीलिए संचार और विचार आदान प्रदान के लिए होता है। जैसे से हो जाएगा खांसना, गहरी सांस लेना, घंटी बजाना भाषा क्यों नहीं है, ठीक है, देखा ये वही आ गया है ना। अब खांसना है, कभी कभी खांस, देखो एक संयुक्त परिवार होता है ना, वहाँ पे जब शादी होती है, नई नई दुल्हन आती है ना, तो सास ससुर होते हैं, जेठ होता है और सासू होती है, तो संयुक्त परिवार में सब होते हैं ना। तो जब अगर अपने हस्बैंड को बुलाना होता है, तो जो नई दुल्हन होती है वो अब इतनी खुली मिली नहीं होती है, तो फिर शुरुआत में ऐसे ही बुलाती है, देख के खास देती है, फिर आओ रूम में कुछ बात करनी है या कुछ भी बात करनी है, तो खास के पहले बात करते हैं, फिर साइड में जाके बात करते हैं कुछ भी, है ना। तो इसको भी एक भाषा की तरह ले सकते हैं हम। और कभी कभी जैसे एक्सप्रेस करते हैं हम, गुस्सा बहुत आते हैं ना, और कोई हमें बात कर रहा है हमारे सामने और निहायती बकवास कर रहा है ना, ठीक है, कुछ भी बक रहा है वो, तो हम गुस्सा करते हैं, मतलब गुस्सा आता है अंदर ही अंदर, लेकिन हम उसको जताना नहीं चाहते कि गुस्सा आ रहा है हमें, ऐसे एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, उसका मन मुंह तोड़ दो, लेकिन होना नहीं है, कंट्रोल कर रहे हैं, तो एक लंबी सांस लेते हैं, लंबी सांस लेते हैं, उसको भी एक भाषा के तौर पर देख सकते हैं। अगर वो आपको ऐसे लंबी सांस, गहरी सांस लेते हुए देख लेगा तो वो चुप हो जाएगा, क्योंकि उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ उसको गुस्सा आ रहा है, अगर मैं और बोलूंगा तो मेरा सर टूटने वाला है ना। तो इस तरह से भी हो सकता है। और घंटी बजाने की बात करें तो घंटी बजाने, स्कूल की बात आपको याद होगी, स्कूल में एक घंटी बजती थी, ठीक है, आज भी बजती है। जैसे स्कूल में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे ही लेक्चर चेंज होता है ना, एक लेक्चर खत्म होता है फिर दूसरा लेक्चर लगता है, उसके बीच में घंटियाँ बजती है और टाइम की घंटियाँ बजती है। पहला लेक्चर के लिए पहली घंटी होती है, दूसरे लेक्चर के लिए 2 घंटियाँ होती है, तीसरे के लिए 3 घंटियाँ होती है। तो ये भी एक भाषा के तौर पर काम करती है ना। तो ये भाषा क्यों नहीं है, लेकिन इसको देखो भाषा के तौर पर काम करती है, उपयोग है, लेकिन इसे मान्यता नहीं दी गई है ना। तो क्यों नहीं मान्यता दी गई? उच्चार अवयवों का प्रयोग नहीं है, सार्थक ध्वनि नहीं है, विचार विनिमय नहीं है, उपयुक्त सभी नहीं है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, विचारों को आत्मा की ध्वन्यात्मक बातचीत किसने कहा? क्या कहा? विचारों को आत्मा की ध्वन्यात्मक बातचीत कहा। किसने कहा? प्लेटो ने, अरस्तू ने, मैक्स मुलर ने या किथ? किसने कहा था? सॉरी, तो ये प्लेटो ने कहा था। ठीक है, विचारों को आत्मा की ध्वन्यात्मक बातचीत। ऐसे कैसे कहा? आप इसको एक बात में तो रट लोगे ना, कैसे कहा? हम मन ही मन सोचते हैं, याद है आपको? जब हम कुछ मन ही मन सोचते हैं, जब हम हमारे मन में अंदर हो जाता है कि हाँ ये बोलने लायक शब्द है, बोलने लायक बात है, तो हम एक्सप्रेस कर देते हैं, बोल देते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात हमारे मन में आती है। ऐसी कोई बात नहीं है जो आप पहले बोल दो फिर बाद में मन में आए, है ना? ऐसी कोई बात नहीं है जो आप पहले बोलो उसके बाद वो आपके मन में आए। पहले बात मन में आती है, उसके बाद हम उसको बताते हैं, सामने वाले को एक्सप्रेस करते हैं, ध्वनि के माध्यम से बताते हैं। इसीलिए कहा है कि विचारों को आत्मा की ध्वनात्मक बातचीत कहा है ना? कुछ ऐसा ही अरस्तु ने कहा। भाषा यादृच्छिक होती है। पंक्ति में रेखा शब्द का अर्थ है रेखांकित शब्द। यहाँ पे रेखांकित है ना, रेखांकित नहीं किया, सॉरी, ये यादृच्छिक शब्द की बात है। तो इसका अर्थ क्या है? जाना हुआ, माना हुआ, जाना हुआ, डबल हो गया, कहा हुआ। तो आप ए और सी लगाओगे तो सेम ही हो जाएगा ना, कोई बात नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माना हुआ, है ना? यादृच्छिक है, यादृच्छिक का मतलब होता है माना हुआ, मान लेते हैं हम। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं घोड़ा। घोड़ा, इसको हिंदी में घोड़ा कहते हैं, इंग्लिश में हॉर्स कहते हैं। हॉर्स, ठीक है, हिंदी में हॉर्स कहते हैं, हिंदी में हॉर्स कहते हैं, सॉरी, इंग्लिश में हॉर्स कहते हैं और हिंदी में घोड़ा कहते हैं। और जैसे चाय की बात कर लेते हैं, चाय, हिंदी में चाय कहते हैं, इंग्लिश में टी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने मान लिया है ना, हमने मान लिया है। ऐसा नहीं सोचना कि ये अनुवाद है, नहीं, ये मान लिया है। अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम दिया है, आपको और भी भाषा में अलग अलग नाम मिल जाएंगे बहुत सारे, है ना? ये सिर्फ हम मान लेते हैं, हमारी सुविधा के लिए मान लेते हैं। जैसे कि एक पेन है, ठीक है, पेन, पेन समझ लो। पेन को पेन क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी सुविधा के लिए कोई नाम रहेगा तो हम उसकी पहचान कर सकते हैं, है ना? नहीं तो अगर नाम नहीं होगा कोई, तो हम फिर अगर कुछ लेना चाहते हैं तो दुकानदार से क्या बोलेंगे हम? क्या दे दो? अगर मान लिया कि दुकानदार ने जो पेन है वो सामने नहीं रखी, उसको कहीं साइड में रख दिया है और वो दिख भी नहीं रही है, जिससे कि आप इशारा करके बता दो कि मुझे वो चाहिए, तो आप क्या बोलोगे दुकानदार को? इसीलिए एक नाम यादृच्छिक मान लिया गया है सुविधा के लिए, ठीक है, इसलिए माना हुआ कहते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 38, संस्कृत में जल, हिंदी में पानी, अंग्रेजी में वाटर आदि शब्द भिन्न भिन्न होते हुए भी एक वस्तु का बोध कराते हैं। इस भाषा की कौन सी विशेषता व्यक्त होती है? देखो, अभी मैंने बताया आपको, सेम टू सेम क्वेश्चन वैसा ही कुछ है। इसे भाषा की क्या कहते हैं आपको बताना है। पिछले क्वेश्चन का यही उत्तर है ना? यहाँ पे क्या कहते हैं? यादृच्छिक। भाषा की यादृच्छिक, माना हुआ, है ना? भाषा अंतरणशील है, इसका अर्थ, भाषा अंतरणशील है इसका अर्थ बताइए। ऑप्शन ए, भाषा एक व्यक्ति की बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाती है। भाषा भावनाओं को अभिव्यक्त करती है। भाषा भूत, वर्तमान और भविष्य को व्यक्त करती है। भाषा कठिन से सरल की ओर जाती है। तो भाषा एक व्यक्ति की बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाती है, ठीक है। और इसकी बात करें तो ये भाषा है ना, ये ऑप्शन भी सही होगा, है ना। भाषा कठिन से सरल की ओर जाती है, पहले कठिन होती है फिर सरल होती जाती है ना। लेकिन इसमें सबसे उपयुक्त शब्द ये है। हिंदी शब्द का देशी भाषा के रूप में पहला प्रयोग किसने किया था?
हिंदी शब्द को देशी भाषा के रूप में पहला प्रयोग किसने किया था? खुसरो ने, फजल अली, अबुल फजल बदायूनी या मुल्ला वजी। देखो सबको पता है कि हिंदी में खड़ी बोली में लिखने वाले सबसे पहले अमीर खुसरो है। इसे ही हिंदी का जनक भी कहते हैं, मतलब खड़ी बोली का। अब खड़ी बोली का आधुनिक रूप हिंदी है, तो मतलब जरूरी नहीं है कि खड़ी बोली पूछे, हिंदी भी पूछ सकता है ना, ये ध्यान रखिएगा। हिंदी भाषा से संबंधित महावीर प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक का नाम बताइए। पुस्तक का नाम बताना महावीर प्रसाद द्विवेदी का। हिंदी भाषा की उत्पत्ति, हिंदी भाषा का संक्षिप्त इतिहास, हिंदी व्याकरण या हिंदी भाषा। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का ग्रंथ है हिंदी भाषा की उत्पत्ति। हिंदी भाषा की उत्पत्ति ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने लिखा है हिंदी भाषा से संबंधित ग्रंथ, हिंदी भाषा की उत्पत्ति। महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदुस्तान में कुल मिलाकर कितनी भाषाएं और बोलियां बोली जाती है? तो हिंदुस्तान में कितनी बोलियां बोली जाती है किसके अनुसार है? महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। याद रखना, महावीर प्रसाद द्विवेदी है ना, उनकी जो रचना है, ठीक है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति। सॉरी तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कितनी भाषा बताई है, मतलब बोलियां बताई है, भाषा और बोलियां। ऑप्शन ए 150, 126, 147 या 135। कितनी बताइए? 147 बताइए, है ना, कुल। महावीर प्रसाद द्विवेदी, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग ग्रंथ लिखे हैं भाषा से संबंधित, तो उनके हिसाब से अलग अलग बोलियां भी आपको देखने को मिल जाएगी, है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43। मान्य मत के अनुसार हमारे और यूरोप वालों के पूर्वज किस स्थान पर रहते थे? ठीक है, ये भी एक कथन है। ये विश्व में जब हम सबसे पहले हिंदी भाषा पढ़ते थे, ठीक है, हिंदी भाषा का वर्गीकरण होता है। जैसा कि अगर हम विश्व इतिहास में हिंदी भाषा, मतलब हिंदी भाषा नहीं, भाषा की बात करते हैं ना, भाषा की बात करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ से शुरू होता है कि हमारे मतलब आर्य और यूरोपवासी पहले एक स्थान पर रहते थे, ठीक है, और किसी कारणवश उनमें अलगाव हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर वो अलग हो गए। जो आर्य थे वो हिंदुस्तान की तरफ आ गए, है ना। कुछ लोग यूरोप वाले वो यूरोप में रह गए। तो वो किस स्थान पर रहते थे, है ना? हिंदू कुश के पास, काकेश के आसपास, उत्तर पश्चिम यूरोप में या मध्य एशिया में। कहाँ पे रहते थे? वो मध्य एशिया में रहते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से हिंदी भाषा की उत्पत्ति की पृष्ठभूमि के विषय में असत्य कथन। आपको असत्य छांटना है ना। सृष्टि के आदि में सब मनुष्यों के पूर्वज एक थे। देखो, हम पिछले क्वेश्चन को अगर सही माने तो ये कथन हमारे लिए सही हो जाएगा, आपको गलत छांटना है ना। वे सभी एक ही स्थान पर रहते थे, किंतु उनका आचार विचार और रहन सहन भिन्न था। इसको होल्ड में रखते हैं। वे सभी एक ही भाषा बोलते थे। देखो, पिछले वाला क्वेश्चन के साथ इसको अगर ही करना पड़ेगा ना, सही हो जाएगा ये। मूल भाषा एक होने पर उच्चारणगत भिन्नता के कारण कालांतर में अलग अलग रूपों में भी भाषा विकसित हुई। ये भी सही है। मूल भाषा तो एक थी, लेकिन उच्चारण में भिन्नताएं पाई जाती थी। ऑप्शन बी हमारा गलत हो जाएगा, मतलब सही हो जाएगा, जो कि गलत है ना। आचार विचार अलग नहीं थे, रहन सहन भिन्न नहीं था, बस उनकी भाषा के उच्चारण में भिन्नता पाई जाती थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45। चलो खैर, वो 11 मिस हो गया था, तो यहाँ पे भरपाई हो गई। प्रारंभ में भाषाओं की उत्पत्ति के विषय में पाश्चात्य विद्वानों का मत क्या है? भाषाओं की उत्पत्ति के विषय में ना, पहला, सभी भाषाएं इब्रानी भाषा से निकली है, सभी भाषाएं संस्कृत से निकली है, सभी भाषाएं ईरानी भाषा से निकली है, और सभी भाषाएं अलग अलग भाषाओं से निकली है। तो
सभी भाषाएं कहाँ से निकली इसके बारे में कथन है। तो पाश्चात्य विद्वान कहते हैं ना, पाश्चात्य, भारतीय विद्वान की बात नहीं है, पाश्चात्य विद्वान कहते हैं। तो कहते हैं कि सभी भाषाएं इब्रानी भाषा से निकली है। इब्रानी भाषा सबसे बड़ी भाषा है, वहां से निकली है सभी भाषाएं, है ना। क्वेश्चन नंबर 40, कामता प्रसाद गुरुजी ने संसार की भाषाओं को किन किन वर्गों में विभक्त किया। कामता प्रसाद गुरुजी, इन्होंने व्याकरण ग्रंथ लिखा है ना, पाणिनि कहते हैं इनको। ऑप्शन ए, आर्य भाषाएं, ईरानी भाषाएं, जर्मनी भाषाएं। किन किन भागों में वर्गीकृत किया है। आर्य भाषाएं, शमी भाषाएं, तुरानी भाषाएं। तुरानी यानी और रूसी, ईरानी, चीनी, जापानी और आर्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। इन्होंने आर्य भाषाएं, शमी भाषाएं और तुरानी भाषाएं, तीन भाषा वर्गों में विभक्त किया है ना, संसार की सभी भाषाओं को, सभी भाषाओं को तीन भाषा में वर्गीकृत किया है। आर्य भाषाएं तो हमारी हो जाएगी, है ना, बाकी सब ये विदेशी हो जाएंगी। पश्चिम की ओर जाने वाली आदिम पूर्वजों की शाखा में कौन सी भाषा विकसित हुई। पश्चिम की ओर जाने वाली आदिम पूर्वजों की शाखा में कौन सी भाषा विकसित हुई। ग्रीक, लैटिन, ट्यूटोनिक, कैथलिक, अंग्रेजी या उपरोक्त सभी। पश्चिम की तरफ जाने वाली ये सभी है ना। पूर्व की तरफ जाने वाली ईरानी होती है ना, ईरानी जो हमारी भाषा है, हम कहाँ हैं, पूर्व में। 48, क्वेश्चन नंबर 148, पूर्वी शाखा की ओर गए समूह में किस स्थान पर पुनः अलगाव हुआ। देखो अब पूर्व की तरफ जा रहे थे वो, तो वहां पे फिर से एक बार अलगाव होता है ना। तो कांधार, काबुल, बलखा, बदरुक्षा, खोकंद, बदरुक्षा या हिंदकुश पर्वतमाला। स्थान पूछ रहा है ना, नाम नहीं पूछ रहा है किन नाम से विभाजित हुआ, ये नहीं, स्थान पूछ रहा है कहाँ पे। नहीं 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 नहीं, सॉरी, स्थान नहीं पूछ रहा है, ये नाम ही पूछ रहा है, किस नाम से पुनः विभाजित हुई। दो शाखाएं बनी, तो ये बदरुक्ष नहीं है, ठीक है, बदरुक्ष नहीं है, ये बदक शाह है, बदक शाह, बदक शाह, आधा ख है और शाह है, ठीक है, खोकंद और बदक शाह है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, पूर्वी शाखा के समूह ने खोकंद और यहाँ पे फिर से बदक शाह आ गया, ठीक है, बदक शाह से अलग होकर किस ओर प्रस्थान किया है। पूर्वी शाखा के समूह ने खोकंद और बदक शाह के से अलग होकर किस ओर प्रस्थान किया है। पश्चिम से मर्व और फारस की ओर, पूर्व में हिंदुस्तान की ओर, एक शाखा में मर्व और फारस की ओर, दूसरी शाखा हिंदुस्तान की ओर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा ना। एक शाखा ने मर्व और फारस की ओर गई थी, एक शाखा हिंदुस्तान की गई थी। जो हिंदुस्तान की तरफ गई थी वो ईरानी आ गई, हमारी आर्य भाषा हो गई, ठीक है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, पश्चिम हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। बागरू, कन्नौजी, बुंदेली, बघेली। बघेली आती है पूर्वी में, ठीक है। दोहा या दुहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद है। ये तो रिपीट हो गया, किसका है, अपभ्रंश का है, याद है। चलो धन्यवाद।
बहुत कोशिश की जल्दी कर दूँ, लेकिन फिर भी टाइम तो लगता है ना। और जहाँ पे एक्सप्लेन करना होता है वहाँ पे बताना ज़रूरी भी है, और मुझे भी अच्छा लगता है कि बता दूँ, है ना। जो मुझे पता होता है, जितना मुझे पता है उतना बता दूँ तो ही मेरे दिल को सुकून मिलता है, इसलिए बता देता हूँ, है ना। चलो, थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, मुंह में छालों ने परेशान करके रखा है मुझे, क्या करें, लेकिन क्लास तो लेनी है ना। इसमें आपकी भी सुविधा है, मतलब आपको भी सहायता हो रही है और मुझे भी हो रही है। मुझे भी किस तरह से हो रही है वो मुझे पता है। बाकी तो आप अपना देखो, है ना। आपकी सुविधा के लिए ये एमसीक्यू सीरीज बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाली है। इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे, है ना। बहुत ज़्यादा सरल होने वाले क्वेश्चन भी आएंगे और मुश्किल वाले क्वेश्चन भी आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन मिक्स ही होते हैं एग्ज़ाम में। लेकिन जब एग्ज़ाम शुरू होता है तो प्रेशर एक चीज़ होती है, वो हमारे माइंड में बैठ जाता है। सरल क्वेश्चन होता है ना, उसको भी हमें मुश्किल लगता है। सरल क्वेश्चन वेरी इजी, जैसे लास्ट में भी 2 क्वेश्चन आए थे, बहुत सरल थे, एक बार टिक लगा के आगे बढ़ने वाले थे। लेकिन ऐसे वाले क्वेश्चन भी हमें ध्यान में नहीं रहते। तो जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, हमें याद नहीं रहता कि नहीं पूछ रहा है पश्चिम हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां, फिर यहाँ कंफ्यूजन हो जाती है। और फिर याद आता है कि ये तो बागरू है ना, ये तो उत्तर में आ जाएगी, क्योंकि बागरू हरियाणा उत्तर की तरफ दिखती है ये, है ना। और कन्नौजी, कन्नौजी तो मध्य में आ जाएगी, क्योंकि मध्य क्षेत्र में आती है। क्षेत्र के हिसाब से अपन विस्तार लगाने शुरू कर देते हैं, मतलब क्षेत्रीय विस्तार के आधार पर हम बांटने शुरू कर देंगे। पहले देखेंगे नहीं कि यहाँ पे नहीं है, और उसके आधार पर हम बांटना शुरू कर देंगे कि ये इसने पूछ लिया है। तो बची क्या है, बुंदेली। बुंदेली लगभग साइड में ही होती है, पश्चिम की तरफ ही होती है, मध्य प्रदेश साइड में रहती है बुंदेलखंड में, तो पश्चिम में आ जाएगी, इसको लगा देते हैं। फिर लगा देते हैं, फिर नंबर कटता है तो फिर याद आता है कि हमने गलत कर दिया था। ठीक है, तो ऐसी गलती ना हो, इसीलिए ये एमसीक्यू सीरीज है ना। मल्टीपल क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ आपके लिए, और भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो ऐसे ही बने रहिएगा। चलिए, धन्यवाद, फिर मिल लेंगे फिर कल।